गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ओके। तो जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे क्या पढ़ रहे थे, पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यही चैप्टर चल रहा था और पिछले टर्म पे हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो उसमें कुछ ग्लैंड्स वगैरह बची थी जिन्हें हमें पढ़ना था, है ना। जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था, जब आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया का डायग्राम्स आपने बनाया था तो उसमें आपने कुछ ग्लैंड्स देखी होंगी। पहली ग्लैंड्स का नाम था, फर्स्ट ग्लैंड क्या थी बेटा? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। पैरा यूरेथ्रल ऑब्लिक स्किन ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ स्किन। ठीक है, तो बेटा ये ग्लैंड थी। सबसे पहले तो इनका नंबर जो होता है मैनी होता है, मैनी इन नंबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती हैं। कहाँ सिचुएट होती है, लोकेटेड कहाँ होती है? लोकेटेड बिटवीन किसके बीच में लोकेटेड होती है? लोकेटेड बिटवीन वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, उन दोनों पोर्स के बीच में यानी कि प्रेजेंट होती है। ये आपने डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद इनका सिक्रीशन क्या सिक्रीट करती हैं, ठीक है ना बेटा? सिक्रीट म्यूकस। ये क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है। अब म्यूकस सिक्रीट करेंगी तो इसका काम क्या है? म्यूकस एक्चुअली अल्कलाइन होता है, तो ये अल्कलाइन जब होगा तो क्या करेगा? ये जो वेजाइना की एसिडिटी होती है ना, आपको पता है लैक्टोबैसिलस रहते हैं वहाँ भी एसिडिटी मेंटेन करते हैं। तो जो एसिडिटी है उसको क्या करेगा? उसको कम करेगा। मतलब क्या करेगा? सिक्रीट म्यूकस एंड रिड्यूस एसिडिटी ऑफ वेजाइना की एसिडिटी को क्या करेगा बेटा? रिड्यूस करेगा। कौन? ये म्यूकस। ठीक है ना। इसके बाद कुछ दूसरे मैमल्स में क्या करता है? देखो ह्यूमंस की बात, ये तो यहाँ तक तो ह्यूमंस की बात अपन ने की। अब जो दूसरे मैमल्स हैं, इन अदर मैमल्स में क्या करता है? इट सिक्रीट फेरोमोन्स, है ना। फेरोमोन्स हार्मोन्स होते हैं बेटा। अब ये फेरोमोन्स का काम क्या है? फेरोमोन्स जो होते हैं अट्रैक्ट किसको? अट्रैक्ट मेल पार्टनर। मतलब मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ये हार्मोन्स जो होते हैं वो फेरोमोन्स रिलीज किए जाते हैं। किसके थ्रू? स्किन ग्लैंड के थ्रू। अच्छा, स्किन ग्लैंड की बेटा एक और बात है कि ये होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे इट होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड किस में होती है? मेल्स में, है ना, सभी को पता है। तो ये हो गई कौन सी ग्लैंड? पैरायूरेथ्रल और स्किन ग्लैंड। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड दूसरी वहीं पे आप देखेंगे। सेकेंड ग्लैंड का जो नाम है वो है कौन सी? बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो इनका नंबर देखते हैं 2। इनका नंबर कितना है? 2 नंबर, है ना। तो कितना हो गया? मतलब 1 पेयर हो गई। कहाँ प्रेजेंट होती है? आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस, आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है, वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। ये कौन सी बेटा? कौन सी ग्लैंड? बार्थोलिन ग्लैंड। अब देखो जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये भी क्या करती है? सिक्रीट म्यूकस। और म्यूकस कैसा होता है? अल्कलाइन। कैसा होता है? अल्कलाइन। कंफर्म।
अब इस एल्कलाइन इसका काम क्या है? ये जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल आपने डायग्राम में देखा होगा, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया था उसमें वेस्टिब्यूल एक स्ट्रक्चर था जिसमें दोनों पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग। तो उसको क्या करेगा? उसको लुब्रिकेट करेगा, है ना। लुब्रिकेट वेस्टिब्यूल को लुब्रिकेट करता है कौन? बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, और ये भी एक होमोलॉगस है, किसके? होमोलॉगस टू काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड मेल में पढ़े थे, काउपर्स ग्लैंड। तो ये काउपर्स ग्लैंड के होमोलॉगस है कौन? बार्थोलिन ग्लैंड, है ना। एक होमोलॉगस और चीज़ है, तो मतलब एक और स्ट्रक्चर और होमोलॉगस है, तो उसको आप यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, लैबिया माइनोरा। शायद हमने पीछे नहीं लिखाया होगा तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ये किसके होमोलॉगस है? पेनाइल यूरेथ्रा। किसके होमोलॉगस है? पेनाइल यूरेथ्रा के। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। 2 ग्लैंड हमने पढ़ लिए हैं, और जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है मेमरी ग्लैंड, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद बेटा थर्ड जो ग्लैंड है, थर्ड ग्लैंड फीमेल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मेजर ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मेमरी ग्लैंड। ऑब्लिक इन्हें ब्रेस्ट भी बोला जाता है, ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, जो कि मिल्क सिक्रीशन करती है। तो मेमरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, पेयर ऑफ राउंडेड प्रोमिनेंस present over pectoralis muscles present over pectoralis muscles in front of thorax, in front of thorax। बड़ा देखो, पेयर ऑफ राउंडेड प्रोमिनेंस फीमेल्स में जो कि 1 पेयर होते हैं, यानी कि 2 इन नंबर, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेक्टोरालिस मसल जो होती है वो कहाँ होती है? थोरैक्स में, चेस्ट पे। तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट ओवर पेक्टोरालिस मसल्स इन फ्रंट ऑफ थोरैक्स। तो थोरैक्स रीजन ये है। तो इस एरिया में क्या होते हैं? राउंडेड प्रोमिनेंस होते हैं। कैसे? जरा देखते हैं, है ना, डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है? रिब्स है। ये क्या है? रिब्स। और इनके बीच में मसल्स है कुछ, है ना। मसल्स थोड़ा रेड से बना दो, मसल्स को भी रेड से बना दो। तो ये मसल्स हो गई, है ना। अब आप पढ़ चुके हो पहले, ये रिब्स है अगर, है ना। तो ये जो मसल्स हैं ये क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स, ICM। इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो कि आप पढ़ चुके हो 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो दोनों मसल्स हैं। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर बहुत सारी पेक्टोरालिस मसल्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे बना देंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गई पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। ओके बेटा, अब इसके बाहर जो होता है क्या स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। थोड़ा सा आप लोग कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ देखें तो 15 से 20 कुछ लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब्स, है ना। कुछ इस तरीके से 15 से 20, हम यहाँ पे 3 ही बनाएंगे, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। फिर इनसे पतली पतली ट्यूब्स निकलती हैं। ओके, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जिनको बोलते हैं।
ओके, तो ये जो दिख रहा है कंपार्टमेंट, ये क्या है? मेमोरी लोब्स। दीज आर द मेमोरी लोब्स, ठीक है, मेमोरी लोब्स। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ग्रेप्स लाइक बंच, जैसे आप लंग्स में देखते हो एल्वियोलाई, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद इन ट्यूब्यूल्स के बाहर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी फैट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। दीज आर द फैट सेल्स। और यही फैट बेटा किसी भी मेमोरी ग्लैंड का साइज़ क्या करता है? मेंटेन करता है। जितना ज़्यादा फैट होगा मेमोरी ग्लैंड, उतना ही ज़्यादा मतलब उनका साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब क्या होता है कि मेमोरी लोब्स हो गए, मेमोरी लोब्स के बाद ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे मेमोरी एल्वियोलाई है, मेमोरी एल्वियोलाई। इसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारी है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो मेमोरी लोब्स है बेटा 15 से 20 हैं। कितने हैं? 15 से 20। ओके, इसके बाद फिर क्या करेंगे? ये सब मेमोरी ट्यूब्यूल्स सब एक एक ऐसे फॉर्म हो जाएंगे और एक ट्यूब बना लेंगे। कुछ इस तरीके से एक ट्यूब इधर भी बन गई और एक ट्यूब फाइनली इधर भी बन गई, ठीक है। तो टोटल अगर 15 लोब है तो 15 ट्यूब्स बन जाएंगी, है ना, क्योंकि ट्यूब्यूल्स जो है वो सारे के सारे एक हो जा रहे हैं। बाद में सब क्या हो जा रहे हैं? एक जगह ऐसे एक बड़ी सी ट्यूब में ओपन हो रहे हैं। कंफर्म? अब क्या होगा? इन जो ये बना आपका, इसे बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। ओके, इनका नंबर कितना होगा? 15 से 20, क्योंकि एक लोब्स का एक डक्ट होगी, तो टोटल लोब्स कितने हैं? 15 से 20, तो 15 से 20 क्या होंगी? मेमोरी डक्ट होंगी। और यही मेमोरी डक्ट आगे चल के इस तरीके से आगे जाएंगी और एक ऐसे एम्पुला जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगी, यानी कि एक वाइड स्ट्रक्चर बनाएंगी और फिर से आगे यहाँ पे जाके ओपन हो जाएंगी। ऐसे सेम ये भी करेगा, इसकी भी ऐसी सेम एम्पुला ये बना और इसके बाद फिर ये आगे आके यहाँ पे ओपन हो जाएगी आगे। और सेम इसकी भी कहानी ऐसी है, ये भी आगे चलेगा बेटा, एम्पुला बनाएगा और फिर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जो ये जो एम्पुला बन रहा है इसे बोलते हैं हम लोग मेमोरी एम्पुला। क्या बोलते हैं? मेमोरी एम्पुला। या फिर हम इन्हें बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, ठीक है। मेमोरी एम्पुला में टेम्परेरी जो मिल्क होता है वो स्टोर होता है, और मेमोरी एम्पुला के बाद जो डक्ट बन रही है इस डक्ट को बेटा बोलते हैं क्या? लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये जो है वो क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। कंफर्म? तो हम बाहर लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो बाहर ओपन हो जाती है आगे। अब ये जो एरिया है जहाँ पे ओपन होती है आके बाहर की तरफ, ये लैक्टिफेरस डक्ट, ये जो एरिया है इसको तो हम, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं? निप्पल। ओके, और इस एरिया के चारों तरफ राउंड एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा डार्क पिगमेंटेड होता है। देखो यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला बेटा। और ये एरियोला जो स्ट्रक्चर है इसमें डार्क पिंक, ये डार्क पिंक कलर का होगा, डार्क पिंक और ऑब्लिक ब्राउन कलर का, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग एरियोला बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है? सेबेसियस ग्लैंड क्यों होती है उनका सबका हम मतलब पढ़ेंगे, क्यों प्रेजेंट होती है वहाँ पे। तो आपको पता चल गया मेमोरी लोब्स हो गए, उसके अंदर बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलाई है, मतलब बहुत सारे एल्वियोलाई जो ग्लैंड्स हैं जो क्या करेंगी? सिक्रीट करेंगी क्या? मिल्क। और वो फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, ट्यूब्यूल्स के बाद फिर वो डक्ट में जाएगा, डक्ट के बाद फिर वो एम्पुला में जाएगा और देन आफ्टर लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा और आउटसाइड द बॉडी। कंफर्म? तो इस तरीके की मेमोरी ग्लैंड होती है, दिख रही है। अब ये तो हो गया डायग्राम, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये फंक्शनल किस में होती है? क्योंकि फीमेल्स में इनका ज़्यादा रोल है, सिंपल सी बात है ना। तो क्या होगा? फंक्शनल इन फीमेल्स एंड नॉन फंक्शनल इन कॉमन सेंस है ये, है ना, नॉन फंक्शनल इन मेल्स, ठीक है। इसके बाद इनका डेवलपमेंट बेटा कब स्टार्ट होता है?
एक्चुअली जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं तो वो बचपन में मेल्स में भी नहीं रहती है और फीमेल्स में भी नहीं रहती है, सिंपल सी बात, मतलब इन द सेंस डेवलप नहीं रहती है ना, आप थोड़ा गलत मतलब ना निकालें उसका, है ना। तो डेवलप नहीं रहती है तो क्या होगा कि ये इनका डेवलपिंग स्टार्ट टू डेवलपिंग आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी या एट प्यूबर्टी या इनिशिएट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब ये स्टार्ट होती है स्टार्ट टू डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी या एट प्यूबर्टी ड्यू टू अब क्यों ये पहले भी डेवलप हो सकती थी, पहले क्यों नहीं डेवलप हुई? क्योंकि बेटा जब प्यूबर्टी आती है उसी समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो उसी टाइम दो हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी वजह से ये डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो ड्यू टू फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इन दो हार्मोन्स की वजह से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कंफर्म? तो आप लोग इतना नोट डाउन करो, फिर आगे पॉइंट्स लिखते हैं और भी। अब बेटा ये मेमोरी ग्लैंड जो है इनका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फॉर्म की ग्लैंड है ये, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि दीज आर क्या क्या है ये। सबसे पहली तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मॉडिफिकेशन है ना, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ओके। स्वेट ग्लैंड आप सभी समझते हैं, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन कौन है? मेमोरी ग्लैंड। कंफर्म? इसके बाद आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, क्या पढ़ चुके हो बेटा कि दीज आर द एपोक्राइन ग्लैंड, ये एपोक्राइन टाइप की ग्लैंड है ना। क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, इसके बाद एपोक्राइन ग्लैंड है ना, और ये ट्यूब्यूल फॉर्म करती है। देन आफ्टर एपोक्राइन ग्लैंड एंड ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूब्यूल्स फॉर्म करती है, ट्यूबुलर। तो ध्यान रखेंगे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड होकर के मेमोरी ग्लैंड बनती है। एपोक्राइन ग्लैंड आप समझते ही हो कि जिसमें सेल्स का जो भी सेल्स होती है, जो भी सिक्रेटरी सेल्स हैं, उनका जो एपिकल पार्ट होता है वो टूट करके निकल जाता है, कुछ इस तरीके का, है ना, ये इस तरीके का एपिकल पार्ट जो है ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके की सेल्स को या ग्लैंड को हम लोग एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा, कौन कौन से 3 पार्ट देखते हैं? 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। बड़ा आसान है, मतलब ये जो डायग्राम में दिख रहा है उसी को हमने लिख दिया है एक बार, तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला ग्लैंडुलर पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा है? फाइब्रस पार्ट, और तीसरा है फैटी पार्ट, है ना। तो पहला ग्लैंडुलर पार्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा 15 से 20 क्या मिलेंगी, देखो जरा क्या मिल रही, मेमोरी लोब्स क्या मिलेंगे? मेमोरी लोब्स, है ना, 15 से 20 मेमोरी लोब्स मिलेंगे। उसके बाद और अंदर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेंगे? मैनी लोब्यूल्स, और उनके अंदर मिलेंगे क्या? लोब्स के अंदर लोब्यूल्स, उनके अंदर मिलेंगे मैनी एल्वियोलाई, देख रहे हो मैनी एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के बाद आप देख रहे हो क्या मिलेगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। तो मैनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब मैनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद मिलेगा 50 to 20, 15 से 20 क्या मिलेगा? 15 से 20 ट्यूब्यूल्स के बाद जाएंगे तो मेमोरी डक्ट मिलेंगी। क्या मिलेंगे? मेमोरी डक्ट, ओके। दिख रही ना राइटिंग, समझ में आ रही है? ओके। मेमोरी डक्ट के बाद फिर क्या मिलेगा? फिर मिलेगा बेटा मेमोरी एम्पुला। क्या मिलेगा? मेमोरी, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मेमोरी एम्पुला। क्या मिलेगा?
मेमोरी एम्पुला, ओके। इनको हम लैक्टीफेरस साइनस भी बोलते हैं, लैक्टीफेरस साइनस। साइनस मतलब खाली जगह, अरे यार जगह नहीं है यहाँ पे, साइनस, लैक्टीफेरस साइनस भी बोलते हैं इन्हें, इसी से कनेक्टेड है वो, लैक्टीफेरस साइनस, ओके। मेमोरी एम्पुला हो गया। मेमोरी एम्पुला फाइनली कहाँ खुलेगा जाके, कहाँ खुलेगा बेटा, लैक्टीफेरस डक्ट, लैक्टीफेरस डक्ट। तो मिल्क रिलीज का जो प्रोसेस है, जहाँ जहाँ से होकर गुजरेगा, तो पहले 15 से 20 मेमोरी लोब्स, बहुत सारे लोब्यूल्स यहाँ से स्टार्ट होगा। लोब्यूल एल्वियोलाई जो है वो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे मिल्क, देन आफ्टर मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा, फिर मेमोरी डक्ट में जाएगा, फिर मेमोरी एम्पुला में जाएगा, और देन आफ्टर मेमोरी लैक्टीफेरस डक्ट और आउटसाइड द बॉडी, कंफर्म, मतलब निपल्स के थ्रू बाहर आ जाएगा, ओके। ये तो हो गया ग्लैंडुलर पार्ट। इसके बाद फाइब्रस पार्ट बचा। तो फाइब्रस पार्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से, जिस तरीके से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है यहाँ पे कि एल्वियोलाई अपनी जगह रखी हुई है, ट्यूब्स अपनी जगह सेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पकड़ के रखने वाला हमारी बॉडी में कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू होगा कि नहीं होगा। फाइब्रस में कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट किसको करेगा, सपोर्ट किसको सपोर्ट करेगा, एल्वियोलाई और ट्यूब्स को, एल्वियोलाई कमा ट्यूब्स या डक्ट्स, एल्वियोलाई एंड डक्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, जगह नहीं है, मैंने उसको रखा है डायग्राम को, क्योंकि आपको इधर समझ में नहीं आएगा फिर। तो फैट और फैटी में क्या होगा, यहाँ तो आप समझते ही हो कौन से टिश्यू, फैटी टिश्यू मतलब फैट जो साइज डिनोट करेंगे, फैट यहाँ पे रहेगा, एडिपोज टिश्यू जिसे बोलते हैं, फैट रहेगा, मेंटेन साइज ऑफ या डिटरमाइन साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट का साइज जो है वो डिटरमाइन करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, फैट। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे एक बार फिर से देख लें, ग्लैंडुलर टिश्यू, बहुत सारे लोब्यूल्स, यहाँ पे लोब से 15 से 20 लोब्स जो है वो, उनके अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई मतलब ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट करती है मिल्क। देन आफ्टर वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद सेम जितना आपका मेमोरी लोब्स थे उतनी ही डक्ट का नंबर है 15 से 20, मतलब एक लोब से एक डक्ट बनती है। इसके बाद डक्ट जो है वो एक एम्पुला लाइक, यानी कि एक वाइड स्ट्रक्चर में खुलती है जाके, जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी एम्पुला या लैक्टीफेरस साइनस। और देन आफ्टर ये बाहर ओपन होती है जाके लैक्टीफेरस डक्ट के थ्रू निपल्स में, और निपल्स के चारों तरफ जो डार्क पिंक या फिर ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एरियोला बोलते हैं, यहाँ पे होती है सेबेसियस ग्लैंड। क्या होती है बेटा, सेबेसियस और एरियोलर ग्लैंड होती हैं। मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉकेट बना देते हैं, है ना, सेबेसियस और एरियोलर ग्लैंड्स, है ना। इनका काम क्या है कि एक्चुअली सेबेसियस तो आपको पता है ऑयल रिलीज करती है, सेबेसियस या ऑयल ग्लैंड इनको बोलते हैं। जब बेबी क्या करता है, सक करता है मिल्क जब सक करेगा तो क्या होता है, उसका सलाइवा जो होता है, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में आप अपने ओंठ, शायद सर्दियों में या गर्मियों में पता नहीं, आई डोंट नो, है ना, कभी भी आप अपने ओंठों पे लगातार इस तरीके से जीभ से सलाइवा लगाते रहते तो आपके ओंठ फटने लग जाते हैं, देखा ही आपने। तो ओंठ जब फटने लग जाते हैं तो देन आफ्टर क्या होता है, आप उसमें वैक्स लगाते हो तो बराबर हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जब बेबी सक करता है मिल्क तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे इस एरियोला पे अगर वो ग्लैंड ऑयल सिक्रीट ना करे तो क्या होगा, ये जितना भी पार्ट है इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और ब्लड निकलेगा, मदर को बेबी को मिल्क फीड कराने में पेन होगा। तो इसीलिए क्या होता है, वो सलाइवा सिक्रीट होता है, उसके बाद उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है वैक्स की या ऑयल की, जिससे क्या होता है वो क्या क्रैक्स नहीं आते हैं, समझ गए ना। तो ये सेबेसियस ग्लैंड या एरियोलर ग्लैंड जो होती हैं वो क्रैक से बचाती हैं किसको, इस निपल को, कंफर्म। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिवेंट फ्रॉम क्रैक्स, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम क्रैक्स, बस इतना ही लिख दो। और आपको तो पता ही है, आप इसी पॉइंट को लंबा कर सकते हो, ये क्रैक्स क्यों आते हैं, बेबी का सलाइवा बार बार लगता है इसलिए, कंफर्म। तो ये जो इधर लिखा है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अब कुछ हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स फॉर
मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें मिल्क सिक्रीट कौन कराता है, तो एक बड़ा सा हार्मोन है जो हमेशा से पढ़ते आए, बड़ा सा हार्मोन इन द सेंस कॉमन, क्या है, प्रोलैक्टिन। क्या है बेटा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये मिल्क सिक्रीशन कराता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क ड्यूरिंग ऑब्लिक आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद जितना भी मिल्क बेबी को रिक्वायरमेंट होता है वो यही प्रोवाइड कराता है, कौन, सिक्रीट कराता है, प्रोलैक्टिन। ओके, और ये प्रोलैक्टिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम, ये जो हार्मोन है वो, ठीक है, रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। दूसरा एक हार्मोन है एक्चुअली, अब क्या हुआ, मिल्क सिक्रीट तो हो गया लेकिन वो बाहर कैसे आएगा भाई, बाहर कैसे आएगा, जब बेबी फीड करेगा मिल्क को तो वो बाहर कैसे आएगा, तो उसके लिए भी एक हार्मोन है जिसका नाम बेटा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, यानी कि इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इसीलिए हम इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। कंफर्म। तो ये कहाँ से निकलता है, रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। कंफर्म। तो ये दो हार्मोन्स थे, हार्मोन्स और भी हैं लेकिन हम जब प्रेगनेंसी पढ़ेंगे तो उस टाइम और भी हार्मोन्स आपको बताए जाएंगे, अभी फ़िलहाल दो ही हार्मोन्स आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। कंफर्म। अब हम लोग इसके बाद oogenesis पढ़ने वाले, तो 2 लाइनें लिखें फटाक से और फिर oogenesis पे हम चलते हैं। अब हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, oogenesis। क्या पढ़ेंगे, oogenesis, है ना। थोड़ा सा oogenesis अलग ढंग का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस से, है ना, अलग ढंग का मतलब कुछ अलग नहीं, है ना, बस स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, oogenesis में स्पर्मेटोजेनेसिस आपने देखा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन एट प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना, और थ्रू आउट द लाइफ चलता है। oogenesis में बेटा ऐसा कुछ नहीं है। oogenesis में जितने भी ओवम या oocyte बनते हैं या फॉलिकल बनते हैं, जो भी नेस्ट रहते हैं, वो सारे के सारे कब बन जाते हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, है ना। जब वो छोटी सी बच्ची मम्मा के पेट में, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ अपनी ग्रो कर रही होती है, तभी उसके ओवरी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब उसी टाइम बनते हैं। कंफर्म। उसके बाद क्या होता है कि जब प्यूबर्टी आती है, यानी कि जब उसका बर्थ होता है, उसके बाद पहले तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद जस्ट बर्थ होगा, और बर्थ के बाद उसमें एक भी oogoनियम नहीं बनेगा, यानी कि जो सेल्स होती है ओवा की, जिसे एग्नेस बोलते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बनेगा। कंफर्म। तो जितने भी मिलियंस ऑफ थे एट बर्थ, प्यूबर्टी तक आते आते बहुत सारे oogonia डीजनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं मतलब। इसके बाद जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी पर मोस्टली 60 से 80 हज़ार एक ओवरी में क्या बचते हैं, oogonia, मतलब इतने oogonia बचते हैं, 60 to 80,000 ओनली, मिलियंस में से। कंफर्म। और ये जब प्यूबर्टी पे आते हैं तब ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि इनमें जो सेल डिवीज़न है या जो oogenesis जिसको हम बोलते हैं, तो हम लोग उसके बाद ही पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद ही पढ़ते हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट है और जो सेल डिवीज़न है वो तब स्टार्ट होकर के और फाइनली ये ओवल्यूट होते हैं, और ओवल्यूट होने के बाद ये फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। किसके थ्रू, उस इनफंडिबुलम फेमरी इसको कैप्चर करती हैं और ओविडक्ट में आएंगे, और देन आफ्टर यूट्रस में। और अगर क्या हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांट होते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डीजनरेट होकर के मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। कंफर्म। अच्छा, अब यहाँ पे तो मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा है ना,
क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू ये बाहर निकल जाए, जो भी इसका जो पार्ट होता है, जो भी डिजनरेटेड पार्ट, वो बाहर निकल गया एज अ वेस्ट, कंफर्म। लेकिन इसके पहले मिलियंस ऑफ ऊगोनिया थे, वो जब डिजनरेट हुए तो उनका क्या हुआ होगा, है ना, तो उनको फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ कर लिया गया, अंदर ही सेल उनको क्या कर गई, खा करके डाइजेस्ट कर गई, मतलब इनगल्फ किया और डाइजेस्ट कर दिया, ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन या फिर बहुत बड़ा कचरा डिपॉजिट ना हो, है ना। तो चलते हैं ज़रा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और इसकी एक और बात है कि जो ओवम होते हैं जो बनते हैं वो सिर्फ मेनोपॉज के पहले तक ही डेवलप होते हैं, मेनोपॉज के बाद ये डेवलप होना और इनका निकलना बंद हो जाता है। मतलब ये प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक ही ओवम रिलीज़ करती है एक फीमेल, उसके बाद ओवम रिलीज़ नहीं होता है। यानी कि अब प्यूबर्टी कितने पे स्टार्ट होती है, 12 से 14 साल के बीच में, और मेनोपॉज 40-45, बस उतने बीच का ये जो मतलब जो पीरियड है उसमें ओवम रिलीज़ किए जाते हैं, लगभग 400 समथिंग, है ना। तो एक फीमेल इतने ओवम रिलीज़ करती है उस पूरे एज में, और उस समय उसके पास होते कितने हैं प्यूबर्टी के पहले, 60 to 80,000, कन्फर्म। ओके, तो चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है oogenesis। सबसे पहले तो इसमें लिख लेते हैं कि इनिशिएटेड during embryonic development एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही इनका इनिशिएशन होता है, तभी बनते हैं, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ oogonia formed during कब, during embryonic स्टेज में ही मिलियन ऑफ oogonia बन जाते हैं। नो मोर oogonia डेवलप या फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ के बाद कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। उसके पहले तक ही फॉर्म होते हैं, उसके बाद फॉर्म नहीं होते हैं, कंफर्म। अब ये oogonia पड़े कहाँ रहते हैं बेटा, तो देखते हैं जरा, ये oogonia सारे के सारे होते कहाँ हैं। oogonia स्कैटर्ड मतलब फैले रहते हैं, स्कैटर्ड इन कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर वाला जो पार्ट होता है, ओवरी के अंदर जो पार्ट होता है उस पूरे पार्ट को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, और वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बाहर वाला आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, कंफर्म। तो कॉर्टेक्स रीजन में ये स्कैटर्ड रहते हैं, कौन, oogonia। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और वो डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। तो एक तरीके से हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे आप उसको ओवरी मानिएगा, और डिफरेंट स्टेजेस पे उसके डिफरेंट नाम हैं, और उसमें डिफरेंट चेंजेस होते हैं। चलो देखते हैं। पहले तो हम एक ओवरी इस तरीके का यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ओवरी डेवलप इन द सेंस अपने इसमें बोर्ड पे डेवलप कर रहे हैं, है ना। ये ओवरी मान लेते हैं, आप लोग ऐसे ही समझिए। थोड़ा आपकी कॉपी में जगह होगी तो आप इसको थोड़ा सा ऊंचाई से ऐसे गोल बनाइएगा, है ना, कंफर्म। चलो, सबसे पहले यहाँ पे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम एग नेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग नेस्ट, है ना, कंफर्म। एग नेस्ट इसको हम लोग बोल रहे हैं। अब बेटा ये जो एग नेस्ट है इसी को हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी बोल सकते हैं, और प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओके, इसके बाहर जो होता है ये स्क्वैमस चपटी सेल्स होती हैं। स्क्वैमस तो आप फ्लैट सेल्स होती हैं जो इसके बाहर जो है इस तरीके से होती हैं, दिख रही है। इसके बाहर आप फ्लैट सेल्स का एक कवरिंग बना दीजिएगा, कंफर्म। एक फ्लैट सेल का कवरिंग बना दीजिएगा, ये इस तरीके से दिख रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल।
अब ये प्राइमर्डियल फॉलिकल जो है इसमें कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। दूसरा डायग्राम जो है यहाँ पे बना देते हैं। अब बेटा क्या होगा यहाँ पे देखो, अब ये जो क्यूबॉइड, पहले तो आप ये सेल तो बना ही लो, थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद इसकी जो सेल्स थी वो स्क्वैमस से क्यूबॉइडल हो गई। स्क्वैमस से कैसी हो गई? क्यूबॉइडल। ओके, स्क्वैमस से कैसी हो गई? क्यूबॉइडल। अब इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल स्क्वैमस से क्यूबॉइडल हुई, मतलब स्क्वैमस लेयर बिकम क्यूबॉइडल, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद अब देखो ये यहाँ तक प्यूबर्टी है ना, ये प्यूबर्टी तक है। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? ये प्यूबर्टी में पड़े हैं ये प्राइमरी फॉलिकल। अब यहाँ पे क्या होगा? एट बर्थ, अगर हम बात करें एट बर्थ की, तो एट बर्थ इनका नंबर होता है मिलियंस, है ना, मिलियंस। एट प्यूबर्टी यहाँ मत लिखो, सॉरी, है ना, एक काम करो यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं एट बर्थ। बर्थ पे कितना इनका नंबर होता है? बर्थ पे मिलियंस होते हैं, है ना, मिलियंस होते हैं बेटा। फिर एट प्यूबर्टी पे कितने होते हैं बेटा? प्यूबर्टी पे होते हैं 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी, है ना, ईच या पर ओवरी, कंफर्म। इसके बाद इतने सारे जो मर गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं डीजेनरेशन ऑफ ऊगोनिया कॉल्ड या नोन एज क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर एस्ट्रेसिया। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एस्ट्रेसिया। चलो, अब ये आफ्टर प्यूबर्टी, अब जो भी पार्ट होगा वो आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? अब यही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, कंफर्म। अब देखते हैं जरा इसको, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आए। ये इस तरीके का आपका ये जो उस साइड है, इसको हम लोग बोलेंगे उस साइड, तो ये जो है फॉलिकल, तो इसके ऊपर क्या हुआ? जो क्यूबॉइडल सेल्स थी उनका जो नंबर है, नंबर ऑफ लेयर, वो बढ़ गया। ये देखो कुछ इस तरीके से इनका नंबर जो है वो बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे हैं, कंफर्म। इसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। अब सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ एक ही चीज़ हुआ कि जो ये सेल्स थी, दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स, इन्हें हम फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स का जो लेयर है वो ज़्यादा हो गया, मैनी सेल्स हो गई, इन्हें हम आप लोग बोलने लगे ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या बोलने लगे? ग्रैनुलोसा सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स को ही हमने ग्रैनुलोसा सेल्स बोला है, भटके नहीं मार्ग से बिल्कुल भी। सब कुछ जो दिखता है ना, वही दिखता है, तो जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखता है, समझे क्या? तो अब क्या हुआ? ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, सिर्फ एक चेंज हुआ कि ये मैनी लेयर हो गई। कौन? फॉलिकुलर सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। नेक्स्ट में देखो जरा, यहाँ पे यही हमने बना दिया, ठीक है। इसके बाद इसके चारों तरफ हमने बहुत सारी लेयर कर दी क्यूबॉइडल शेप की सेल्स की। आप भी ऐसे ही कर दीजिएगा, है ना, कंफर्म। इसके बाद क्या हुआ? इसके ऊपर एक फाइब्रस लेयर बन गई। कैसी लेयर बन गई? फाइब्रस लेयर। अब देखो ये ग्रैनुलोसा हो गई, ग्रैनुलोसा, है ना, ग्रैनुलोसा लेयर्स हो गई। ये जो फाइब्रस बनी इसे हम लोग बोलते हैं थीका लेयर। क्या बोलते हैं? थीका लेयर। और ये कैसी है? फाइब्रस। ओके, ये फाइब्रस है और बाकी तो वो साइड अंदर, ठीक है। अब ये बन गया कौन सा? टर्सरी फॉलिकल। क्या बन गया? टर्सरी फॉलिकल। ओके, अब इसके बाद बनेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं मैच्योर। अगली बार क्या बनाएंगे? ग्राफियन फॉलिकल, मतलब इसके बाद चेंजेस आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस में। सेम तो पहले तो आप ये बना लीजिएगा,
ठीक है, ये आपका जो उस साइड है वो बना है। इसके बाद इसके बाहर एक कैविटी बन जाएगी बेटा, एक कैविटी हम लोग यूँ बना लेंगे, स्टार्ट हो जाएगी बनना, कैविटी बन रही, देखना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। ये जो है कैविटी बन गई यहाँ पे, छोटी कैविटी, बड़ी होगी थोड़ी सी, इसको हम लोग थोड़ा छोटी कर देते हैं। तो यहाँ पे एक कैविटी बना देते हैं छोटी सी, इस तरीके से। और सेल्स जो है वो इस तरीके से, जो सेल्स आपकी दिख रही थी ग्रैनुलोसा सेल्स, वो इस तरीके से यहाँ पे भरी हैं और आप इनको पूरे में भर दीजिए। देखो इतनी सारी इनकी लेयर्स हो गई। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या हुआ, इसमें कई सारी चीज़ें चेंजेस हुई। एक तो इसके ये जो आप देख रहे हो मेन ऊ साइड, इसके बाहर एक लेयर डेवलप हो जाती है। तो इसके बाहर एक लेयर डेवलप हो गई, तो सेकेंड लेयर यहाँ पे बना दो, ये सेकेंड लेयर, इसे हम जूम करके भी बनाएंगे बड़ा सा डायग्राम। सेकेंड लेयर बनी, ठीक है। और इस लेयर जो आपकी थीका लेयर थी, इसके बाहर भी एक लेयर बन गई, इसके बाहर भी 2 लेयर बन गई। तो अब देखो सबसे पहले तो ये कैविटी बनी, तो इस कैविटी का नाम है एंट्रम। क्या कैविटी का नाम है? एंट्रम। कंफर्म, एंट्रम। इसके बाद ये जो बाहर वाली लेयर है, ये दोनों लेयर को हम लोग थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका। ये बोथ दोनों लेयर को हम थीका बोल रहे हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उस थीका का क्या क्या है उसमें। तो थीका हो गई। इसके बाद जो बाहर इस ओ साइड के बाहर जो लेयर बनी, उस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। और ये जोना पेलुसिडा जो है ये बाहर इसके सिक्रीट हुई है। कंफर्म। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा है, ठीक है। कंफर्म। तो इस तरीके का ये जो है क्या हो गया? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी के बाद क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या है? बना है ना? ये ग्राफियन फॉलिकल तो है, लेकिन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल नहीं है बेटा। तो अब क्या होगा? इसके एंट्रम के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, फिल्ड लिक्विड। उस लिक्विड का नाम है लिक्वर फॉलिकुलाई। क्या नाम है? लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है। लिक्वर फॉलिकुलाई दिख रहा होगा। ओके, तो ये ग्राफियन फॉलिकल है, लेकिन मैच्योर नहीं है। अब ये मैच्योर होगा, तो पहले तो आप इतना नोट कर लो, फिर हम इसे इरेज करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की तरफ ले जाते हैं। हाँ, अब क्या होगा बेटा? मैच्योर। देखो यहाँ पे हमें ग्राफियन फॉलिकल दिखाना है। तो अच्छा, एक बार का यहाँ पे थीका के बारे में बात कर लेते हैं। थीका लेयर में 2 लेयर थी, 2 लेयर। एक कौन कौन सी? एक तो थीका एक्सटर्ना और दूसरा थीका इंटरना। अंदर जो थी वो इंटरना और बाहर जो थी वो एक्सटर्ना। तो ये कैसी थी? फाइब्रस लेयर थी, फाइब्रस लेयर है। और ये ग्लैंडुलर होती है। कैसी होती है? ग्लैंडुलर। क्यों? क्योंकि इसका काम है सिक्रीशन करना। क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन। क्या सिक्रीट करेगी? हार्मोन। और कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करेगा? थीका इंटरना। कंफर्म। थीका इंटरना। थीका के बारे में तो हो गया। चलो आगे। अब इस ग्राफियन फॉलिकल को, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को यहाँ पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आउटर लेयर, ठीक है, बहुत ध्यान से। सबसे पहले आउटर लेयर हो गई। इसके बाद फिर उसके बाद दूसरी इनर लेयर, ये इनर लेयर हो गई। ओके, आउटर लेयर हो गई, इनर लेयर हो गई। उसके बाद जो है वो उस साइड हो गया, यहाँ पे उस साइड हो गया। और कैविटी जो थी वो बहुत बढ़ गई। कैविटी जो थी वो लगभग बहुत बड़ी हो गई। कैविटी देख रहे हो आप? इतनी बड़ी कैविटी हो गई। और जो आपको सेल्स भरनी है वो यहाँ पे इस तरीके से, है ना?
यहाँ पे आप पूरी सेल्स भर दीजिएगा जहाँ जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाहर भी एक लेयर बनानी है आपको, ये देखो बाहर की तरफ लेयर एक बनानी है। ओके, ये ठीक है। अब इस पूरे में रेड ये इस तरीके से भर देंगे आप, है ना, इधर भी पूरे खाली जगह में भर देंगे ये वाली। तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले तो ये बाहर वाली थीका एक्सटर्ना हो गई, ठीक है। उसके अंदर वाली जो देख रहे हैं आप वो है थीका इंटरना, थीका इंटरना हो गई, ठीक है। ये वो साइड हो गया, वो साइड, ओके। उसके बाद ये जो लेयर दिख रहा है आउटर, उसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ओके। ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी रहती है, किसकी, ग्लाइको, एक सेकंड, ग्लाइकोप्रोटीन, ओके, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा हो गई। उसके बाद ये जो है वो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स या लेयर, ठीक है, लेयर। अब बहुत ध्यान से, यहाँ पे ग्रेनुलोसा को कई नाम दिए गए हैं, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो भटके नहीं, है ना। तो देखते हैं उनके नाम। इसके ऊपर वाली जो यहाँ पे दिख रही है आपको ग्रेनुलोसा, यानी कि इस सेकेंडरी वो साइड के, ये सेकेंडरी वो साइड है, सेकेंडरी वो साइड के जो ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस, क्यूमुलस ऊफोरस, ऊफोरस। बहुत ध्यान से, है वो ग्रेनुलोसा ही सेल्स, लेकिन क्यूमुलस ऊफोरस इन्हें बोलते हैं। इसके बाद इस ओ साइड के नीचे बेस की तरफ यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इन्हें हम लोग बोलेंगे डिस्कस प्रोलीजिरस, डिस्कस प्रोलीजिरस, या फिर हिल सेल्स भी बोलते हैं, हिल लेयर भी बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, हिल लेयर। तो मैं लिखा दूंगा इसको, है ना। और ये क्या है, एंट्रम है, एंट्रम, और इसके अंदर फ्लूइड है लिक्वर फॉलिकुलाई, लिक्वर फॉलिकुलाई, फॉलिकुलाई, ठीक है। ये लिक्विड फील्ड है, कंफर्म। तो कुछ इस तरीके का जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये रेडी है किसके लिए, ओवल्यूट होने के लिए। मतलब यहाँ से केवल ये निकलता है, बहुत ध्यान से, जब ओवरी से ये निकलता है तो केवल ये इतना पार्ट निकलता है, बाकी का पार्ट पूरा ओवरी में ही रह जाता है ना। तो इसी तरीके से ये ग्राफियन फॉलिकल है। इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल क्यों पड़ा, इसको दिया था डी ग्राफ ने। क्या दिया था, डी ग्राफ नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, है ना, डी ग्राफ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्राफियन फॉलिकल, कंफर्म। तो ये ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योर स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या होगा, इसका ओवल्यूशन होगा, ओवल्यूशन होगा। ओवल्यूशन होगा तो क्या होगा बेटा, जो सेकेंडरी oocyte है, देखो सेकेंडरी oocyte वो रिलीज होकर के कहाँ चला जाएगा, निकलेगा, और वो चला जाएगा रिलीज एंड ट्रांसफर इनटू ओविडक्ट में चला जाएगा, कंफर्म। और जो बाकी बचा पार्ट है, ठीक है, ओवल्यूशन में क्या होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होगा, रिमेनिंग पार्ट वो क्या करेगा, ये जो ओवरी के अंदर रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि वो साइड तो केवल चला जाएगा बाहर निकल के, ओवरी से रैप्चर ओवल्यूशन हो जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करेगा, ये पूरा रिमेनिंग पार्ट ही है, ये पूरा इतना पार्ट अंदर ही रह जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या करेगा, ये पहले बनेगा क्या, कॉर्पस। ये जैसे ही इससे ओवम निकलेगा तो इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स, यानी कि रेड दिखता है ना। जैसे ही कोई चीज़ आप जानते हो, आपके अगर बॉडी में एक वाउंड घाव हो जाए तो पहले रेड दिखता है, फिर अगर उसमें इन द सेंस सड़न पैदा हो जाए, पस बन जाए, तो हल्का सा पीला दिखता है, कंफर्म। तो इसे उस समय बोलते हैं कॉर्पस हीमोरिजिकम, ठीक है, कॉर्पस हीमोरिजिकम नाम होता है। तो तुरंत रिमेनिंग पार्ट कॉर्पस हीमोरिजिकम में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में,
और कार्पस लुटियम जो है उसका बेटा ये लगभग 7 से 8 दिन तक परसिस्टेंट रहेगा, मतलब उसी स्टेज में रहेगा कार्पस लुटियम। और कार्पस लुटियम के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बिकन्स में, एल्बिकन्स। और एल्बिकन्स के बाद इसका जो है कार्पस एल्बिकन्स जो है वो क्या कर दिया जाएगा, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मतलब बॉडी इसके डिजनरेट कर देगी खा करके, ऑटोफेगी। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो है ये मेनली किस काम आता है। ओवा तो निकल करके यूट्रस में चला गया, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांट होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो देन आफ्टर डिजनरेट होकर के मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट बचा बाकी ये क्या क्या बनता है, रिमेनिंग पार्ट जो है कार्पस हीमोरेजिकम बनेगा, हीमोरेजिकम, ठीक है। और दूसरा बनेगा कार्पस लुटियम। मेन काम कार्पस लुटियम का है, क्योंकि कार्पस लुटियम जो दिख रहा है ये वाला रेड वाला, ये कार्पस लुटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है ना, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या इसका फंक्शन है और ये क्यों प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। 5 से 7 से 8 दिन क्यों ये परसिस्टेंट रहता है इसी फॉर्म में, है ना। तो इतना नोट करें आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम जितनी भी स्टेजेस पढ़े हैं, प्राइमरी फॉलिकल हो या सेकेंडरी फॉलिकल हो या फिर टर्सरी फॉलिकल हो या फिर ग्राफियन फॉलिकल हो, इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। और इसके बाद जो oogenesis का प्रोसेस है वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके पहले क्या क्या होता है, किस स्टेज में वो रैप्चर होता है या ओव्यूलेशन होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो